नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव होने के बाद आज 2 दिन के लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति चारबाग रेलवे स्टेशन पर सुबह 11:50 पर प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से पहुंचने के बाद सड़क मार्ग के जरिए सीधे गवर्नर हाउस जाएंगे। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चारबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहने वाले हैं। इस दौरान राष्ट्रपति का काफिला लखनऊ के चारबाग हजरतगंज से होते हुए राजभवन पहुंचेगा। यहां न्यायाधीशों के साथ हाई टी का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी एयरपोर्ट के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर में सड़कों पर कई जगह रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। रास्तों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरीके से पाबंदी है, जबकि कार्यक्रम के दौरान छोटे वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आज का दिन राजधानी के लिहाज से बेहद खास। महामहिम राजधानी पहुंच रहे हैं और उनका काफिला सीधे राजधानी पहुंचेगा। आपको बता दें कि 15 सालों में दूसरे राष्ट्रपति हैं जो ट्रेन के जरिए यात्रा कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ में मौजूद होंगे। संजीव मौजूद हैं, अनूप मौजूद हैं, अभिषेक मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करते हैं अनूप, आप कहां पर मौजूद हैं तमाम दर्शकों को बता दें, और ग्राउंड जीरो पर हलचल क्या है। राष्ट्रपति आज राजधानी का रुख कर रहे हैं। देखिए पूजा, हम इस वक्त राजभवन के गेट नंबर 2 पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप समझिए यहाँ पर राजभवन के आसपास के जो एरियाज हैं उसको बिल्कुल बैरिकेड कर दिया गया है। राजभवन के चारों तरफ, चूंकि बगल में विधानसभा है और बगल में ही राजभवन है, ऐसे में जो बाहर के रास्ते हैं वो जब उनकी फ्लीट निकलेगी तब बंद कर दी जाएगी। बैरिकेड करने के वहां पर जिस तरीके से बल्ली वहां पर गाड़ दी गई है, साथ ही साथ जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पर पूरे राजभवन के बाहर जिस तरीके से एक पहरा है, चाहे छावनी में तब्दील हो गया है। राष्ट्रपति करीब 11:30 बजे चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। 11:25 पर यहाँ से आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से फ्लीट के साथ उनको रिसीव करने जाएंगे। वहां पर चारबाग रेलवे स्टेशन पर स्वागत करेंगे। उसके बाद राजभवन वो पहुंचेंगे। राजभवन में कई कार्यक्रम पूजा है। शाम को जजेस के साथ पार्टी भी है, जिस तरीके से चाय पे बुलाया गया, बाद में डिनर पार्टी भी होगी। कल जिस तरीके से कार्यक्रम रखा गया लोक भवन में, अम्बेडकर सांस्कृतिक वहां पर जिस तरीके से उसका लोकार्पण के लिए प्रोग्राम रखा गया है। फिलहाल पूरे लखनऊ में चौकसी बरती जा रही है। सड़कें साफ हो चुकी हैं, रंगाई हो चुकी, जो बैरिकेडिंग है उन पर भी कहीं न कहीं, और राजभवन को एकदम से बिल्कुल दुल्हन की तरह से सजा दिया गया है। ठीक है, अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है, आप कहां पर मौजूद हैं, सबसे पहले तमाम दर्शकों को बता दें। बिल्कुल आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, इस वक्त हम उस चारबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं जिसको आज इतिहास में दर्ज किया जाएगा। तस्वीर में आपको दिखा दें, ये वही चारबाग रेलवे स्टेशन है जहां पर 11:30 बजे राज्यपाल महामहिम यहां पर आएंगे और यहां से आने के बाद जो तमाम तैयारियां थी वो यहां पर पूरी कर ली गई। आपको बता दें, कानपुर में पैतृक गांव के दौरे के बाद 2 दिन के लिए लखनऊ आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन से पूर्व सुरक्षा व्यवस्था की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चारबाग रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है और जो तैयारियां पूरी कर ली गई है, इसके साथ ही सेना की जो खुफिया इकाई भी उसको भी अलर्ट कर दिया गया। चारबाग रेलवे स्टेशन के आसपास की जो हर गतिविधि थी, हर गतिविधि पर कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी उनको लगा दिया गया, किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर के यहाँ पर पुलिस बल के साथ साथ तमाम जो और एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनको भी लगाया गया जिससे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और इसके साथ ही लखनऊ में जो कहीं ना कहीं जो पुलिस कमिश्नर उनके द्वारा एक जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, जिससे जब राज्यपाल जी यहाँ पर आए तो उनके आने के बाद जो आम जनमानस है उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर उनके फ्लीट के दरमियान किसी को कोई किसी प्रकार की असुविधा होती तो वो व्यक्ति उस हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकता है। इसके साथ ही हम आपको तस्वीर पर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस के तमाम जवान है वो यहाँ पर चारबाग रेलवे स्टेशन पर मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर इनकी लगातार यहाँ पर नजर बनी हुई है जिससे किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। जी ठीक है अभिषेक, आप हो सके तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करिए, इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, जैसे ही राष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे उनसे कोशिश की जाएगी बातचीत करने की, लेकिन
कयास लगाए जा रहे हैं कि चारबाग रेलवे स्टेशन आने के बाद, जो प्रेसिडेंशियल ट्रेन से आने के बाद वो यहाँ से निकलेंगे और लगभग 10 मिनट तक चारबाग रेलवे स्टेशन पर रहेंगे। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हजरतगंज चारबाग होते हुए वो सीधा राजभवन जाएंगे, जहां पर उनकी बताया जा रहा है कि कई न्यायाधीशों से आज मुलाकात होगी। ठीक है अभिषेक, आपका रुख मैं वापस से करती हूँ। संजीव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजीव, अपनी लोकेशन बता दीजिए और क्या हलचल है तमाम दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल पूजा, देखिए इस समय मैं राजभवन के मुख्य द्वार पर हूं और अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि यहां पर किस तरीके के भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है, सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तरीके से इंतजाम किए हैं। और खास बात यह है कि राष्ट्रपति के स्वागत में मेहरबान हुए। अभी राजधानी लखनऊ में बारिश हो रही है और लगातार जिस तरीके की तैयारियां उत्तर प्रदेश की सरकार और राजभवन ने की है राष्ट्रपति के आगमन पर, राष्ट्रपति अपने परिवार 4 बजे उत्तर प्रदेश के जो हाईकोर्ट के जज हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, अल्पाहार उनके साथ में होगा और हो सकता है कि अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्वारा कराया जाए, एक लाइब्रेरी का उद्घाटन होना है। तो ऐसे तमाम जो कार्यक्रम है राजधानी में होने हैं। 6 अस्पतालों को इमरजेंसी होल्ड पर रखा गया है ताकि किसी तरीके की मेडिकल सुविधा के लिए वो ये तैयार रहे। और जिस तरीके की घटना कानपुर में हुई थी कि एम्बुलेंस में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं कमिश्नरेट पुलिस द्वारा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन। और खास बात यह है कि परंपरा के अनुसार राजधानी लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया, राष्ट्रपति जब राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे उनको मेयर की चाबी सौंपेंगी, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सीटिंग मेयर हो जाते हैं जिस शहर में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो राष्ट्रपति के कार्यक्रम है पूजा, पूरे दिन का कार्यक्रम तय है और राष्ट्रपति 12:10 पर इसी राजभवन में पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। पूजा, ठीक है। अनूप और अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। संजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, आगामी खबर पर आपकी आवश्यकता होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति राजधानी का रुख करने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बेहद गंभीर है और पार्टी किसी भी बड़े वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने से नहीं चूकना चाहती है। चुनावी साल में भाजपा लखनऊ में करीबन 50 करोड़ की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने जा रही है। इस केंद्र में डॉक्टर अंबेडकर की करीबन 25 फुट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। भाजपा के विधानसभा चुनाव के ऐन पहले दलितों को लुभाने के लिए लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र स्मारक के निर्माण का ऐलान किया गया है। इस स्मारक में डॉक्टर अंबेडकर की 25 फुट ऊंची प्रतिमा होगी, जबकि उनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण संकलनों को इसमें स्थान दिया जाएगा। इसमें कन्वेंशन सेंटर, पुस्तकालय और अन्य दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनावों में 100 उम्मीदवार मैदान में उतारने वाली है, यानी कि 100 सीटें उसका टारगेट है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। ओवैसी ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। ट्वीट में लिखा कि हमने फैसला कर लिया है कि हम यूपी में 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। ओवैसी ने आगे लिखा, हम ओम प्रकाश राजभर साहब भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। तो सुभाषपा का जिक्र यहां पर ओवैसी ने किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में अनूप मौजूद हैं। संजीव, माफ कीजिएगा, संजीव मौजूद हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ओवैसी का खुला ऐलान, सुभाषपा के अलावा किसी और से बातचीत नहीं हुई है अभी? बिल्कुल, देखिए पूजा, इसकी शुरुआत मैं बिहार से करना चाहूंगा। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर विजय हासिल की थी। यानी उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम मतदाता है उनको लुभाने के लिए ओवैसी अब उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि उनकी मुलाकात पिछले साल ओम प्रकाश राजभर से हुई थी। दोनों नेताओं ने गठबंधन की बात कही थी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और शिवपाल यादव से भी उन्होंने बात करने की बात कही थी। लेकिन अब ओवैसी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर
ओवैसी की पार्टी अकेले लड़ेगी, यानी उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम है उसको पोलराइज करने का काम किया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो सेकुलर नेता है, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या फिर मायावती की बात करें, वो लगातार ओवैसी पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, यानी कि मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण ओवैसी की पार्टी द्वारा किया जाता है उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होता है। तो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अब ओवैसी कितने सफल हो पाएंगे, कितने वोट उनकी पार्टी के कैंडिडेटों को मिलेंगे, ये तो अलग बात होगी, लेकिन एक नया समीकरण उत्तर प्रदेश में जरूर बनेगा। और जिस तरीके से माई जो गठबंधन है अखिलेश यादव का, मुस्लिम और यादव जो समीकरण है, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश ओवैसी की साफ तौर पर दिखाई देगी। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे धर्मांतरण कराने के मामले में यूपी एटीएस की गिरफ्त में मोहम्मद उमर गौतम की गतिविधियों के केंद्र के तौर पर सामने आए शहर के नूरुल हुदा इंग्लिश स्कूल में प्रशासन की कमेटी ने जांच की। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने 3 दिन में इस स्कूल के बारे में रिपोर्ट मांगी है। टीम ने शिक्षक, शिक्षिकाओं, बच्चों और अभिभावकों को बुलाकर 50 लोगों के बयान वीडियोग्राफी के साथ दर्ज कराए हैं। सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी कब्जे में ले ली गई है, लेकिन उसमें कक्षा और प्रार्थना सभा स्थल की फुटेज गायब है। तो वहीं इस पूरे मामले की जैसे जैसे जांच हो रही है, वैसे ही धर्मांतरण के नए लगातार मामले सामने आ रहे हैं। शहर के पृथ्वीपुर मोहल्ले में 8 साल पहले हरीश चंद्र धर्मांतरण करके हसमत अली बन गया था। एटीएस को भेजी गई शिकायत में मोहल्ले वालों ने बताया कि परिजनों के विरोध करने पर वो पठान मोहल्ले में रहने लगा। हरीश चंद्र एक स्कूल के माध्यम से उमर गौतम के संपर्क में आया था, जिसके बाद हरीश चंद्र हसमत अली बन गया। गाजीपुर के जिला पंचायत सदस्यों ने सपा कार्यालय लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करी। अखिलेश यादव ने पहले सामूहिक सम्मेलन में पार्टी की मजबूती और एकजुटता के साथ चेयरमैन पद पर जीत का संकल्प दिलाया। फिर बागी जिला पंचायत सदस्यों ने पूर्व सीएम से अपनी नाराजगी भी रखी, तो अखिलेश ने रूठों को गले से लगाकर उन्हें मनाने की कोशिश भी करी। अखिलेश ने कहा कि गाजीपुर में सपा 2 दशक से जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज है और इस बार भी सपा का ही चेयरमैन होगा। अखिलेश यादव ने सभी जिला पंचायत सदस्यों से एक एक करके बंद कमरे में वार्ता करी है। फिर कोर कमेटी के नेताओं से भी अकेले में वार्ता करते हुए जीत का मंत्र दिया। जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर धांधली का आरोप लगाने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पलटवार किया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी में जहां परिवार ही पार्टी और सरकार रही हो, उसके प्रमुख अखिलेश यादव का लोकतंत्र मूल्यों की दुहाई देना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपने घरों में बैठकर इंटरनेट मीडिया पर झूठ और भ्रम फैलाकर प्रदेशवासियों को डराने वाले लोग आपदा के समय जनता से दूर रहे। अब जब वो पंचायत चुनावों में भी करारी हार के करीब हैं, तो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने आरोप लगाया कि सपा की कार्य संस्कृति में अराजकता और गुंडागर्दी है। जहां एक और यूपी में बीजेपी आगामी चुनावों को लेकर लगातार बैठकें और मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी ही सरकार पर भाजपा नेता हमला बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। भाजपा नेता राम इकबाल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य विभाग के महामारी की पहली लहर से सबक नहीं लिया, ऐसी बात कही। इस वजह से दूसरी लहर में बड़ी समस्या, बड़े संक्रमित बड़ी मात्रा में देखने को मिले। उन्होंने दावा किया है कि कोई ऐसा गांव नहीं जहां कोरोना वायरस संक्रमण से 10 लोगों की मौत हुई ना हो। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 की पहली लहर से कोई सबक नहीं लिया, जिसके कारण दूसरी लहर में बीमारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। विधायक कोरोना की दूसरी लहर में लगातार योगी सरकार के कोविड प्रबंधन पर सवाल उठाते रहे। इसके चलते वो कई बार नाराजगी भी व्यक्त कर चुके हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके के 4 लोगों को गोली मार दी गई, जिससे गोली लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर आनन फानन में पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। एक परिवार में रात्रि में 4 सदस्यों
को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई और जिसमें से अभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है जिनका उपचार चल रहा है। घटनास्थल का हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड यहाँ मौके पर मौजूद है। घटना के कारणों की जानकारी की जा रही है। जो घायल हैं उनका इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है और हमारी थाना लोनी सर्किल की 3 टीमें इसमें अलग अलग पहलुओं पर इस समय वर्तमान में जांच कर रही हैं। तो क्या कोई लूट का मामला सामने आया? अभी इसमें सारे तथ्य नहीं आए हैं। बहुत जल्दी जैसे बाकी तथ्य आ जाएंगे आपको बता देंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हैदर अली जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। हैदर, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में और किस वजह से ये वारदात सामने आई है? देखिए पूजा, अगर बात की जाए लोनी थाने के मामले की तो आज सुबह तड़के 3 बजे जो कपड़ा व्यापारी हैं रहीसुद्दीन, उनके आज 2 बेटे और उनकी पत्नी जो साथ में थी, ऊपर कमरे में थी। नीचे उनका कारोबार है कपड़े का और वो ऊपर रहते हैं। वहां पर आज सुबह 3 बजे गोली की सूचना मिली थी। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो रहीसुद्दीन और उनके दोनों बेटे जो है उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। जो उनकी रहीसुद्दीन की पत्नी है उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनकी स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। और एक मामले में ये बताया जाए इस वाले में तो जो रहीसुद्दीन के बड़े बेटे हैं उनकी धर्मपत्नी भी यानी कि पुत्र बहू, रहीसुद्दीन की पुत्र बहू भी वहां पर मौजूद थी। हालांकि उनसे ही पुलिस पूछताछ कर रही है। जो आसपास के सीसीटीवी है उसको भी खंगाला जा रहा है। हालांकि जब देखा गया तो सामान जो कपड़ा व्यापारी हैं उनके नीचे की जो शोरूम था उसका सामान अस्त पड़ा हुआ था। इसके बारे में जब एसएसपी से अमित पाठक जी से पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि डकैती को लेकर, लूट को लेकर उन्होंने अभी कोई पुष्टि नहीं की है। अब बात की जाए पूजा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जहां ट्विटर के मामले में लोनी पुलिस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने है और दूसरी तरफ यहाँ पर लोनी पुलिस जो जिस थाने का ये मामला है उसमें अभी बीते 1 हफ्ते पहले ही मोबाइल लूट के आरोप में एक को एनकाउंटर किया गया था। वहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि यहाँ 3 मौत की जाती है ऑन द स्पॉट, चौथे को गोली मारी जाती है जिसकी हालत चिंताजनक है। वहीं यानी कि ये माना जाए हैदर कि इस पूरी वारदात के तार कहीं और से भी जुड़े हुए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी की विदाई के अवसर पर रैतिक परेड के आयोजन की परंपरा रही है, लेकिन कोविड-19 संक्रमण काल के चलते इस बार 30 जून को डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी के सेवानिवृत्त होने के अवसर पर ऐसा कोई परंपरागत आयोजन नहीं होगा। डीजीपी मुख्यालय में सादे समारोह में डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की विदाई की जाएगी। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश के नए पुलिस मुखिया का नाम तय किए जाने को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। 29 जून को संघ लोक सेवा आयोग की बैठक प्रस्तावित है। आयोग डीजी स्तर के 3 अधिकारियों का पैनल तय करेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए पुलिस मुखिया के नाम पर अंतिम मोहर लगाएंगे। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से मुकुल गोयल को यूपी की कमान सौंपी जा सकती है। तो वहीं प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में लागू किया जा चुका वाहनों का ऑड इवन फॉर्मूला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे की लिस्टिंग में लागू किया जा सकता है। आप चौंक गए होंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश के हिसाब से सोमवार से अदालतों में लगने वाले सभी मुकदमे ऑड इवन नंबर के हिसाब से लिस्टेड होंगे। तो वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फॉर्मूले पर असहमति जताते हुए इसका विरोध भी किया है। विरोध करने की बात कही जा रही है। नई व्यवस्था के अनुसार एकल पीठ के समक्ष हर रोज 100 नए दाखिल मुकदमे और अतिरिक्त वाद सूची के 30 केस से ज्यादा नहीं लगेंगे। इस प्रकार से 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष 60 नए और 20 मुकदमे अतिरिक्त सूची के लगने वाले हैं। सभी मुकदमे दाखिले के तिथि के अनुसार ऑड इवन नंबर से लगने वाले हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 शिक्षक भर्ती के क्रम में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तीसरी सूची जारी कर दी। प्रदेश भर में आज 6,696 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होने जा रही है। इसमें 2,425 महिला और 4,271 पुरुष अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 28 और 29 जून को हर जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम को 5 बजे तक जारी रहेगी। अगर जनपद आवंटन सूची में सम्मिलित कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल नहीं होता है या नहीं हो सकता है तो उसकी सूचना देनी होगी। बीएसए ऐसे अभ्यर्थियों का ब्यौरा परिषद को देकर अनुपस्थित होने का कारण भी बताएंगे।
प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 222 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 169 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 45 लोग इस संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय प्रदेश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 3165 टोटल है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश दिए गए हैं जो कि लोग कोरोना डेल्टा प्लस वाले राज्यों से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उनकी जांच बारीकी से की जाए। तो डेल्टा प्लस वायरस को लेकर के सूबा जरूर अलर्ट है, आपको भी अलर्ट रहना चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।